हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक काल के प्रश्नों के बारे में मैंने बताया और 40-50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। बाकी आप अपने किसी भी प्रैक्टिस सीरीज ले लीजिए, उसे अपना हल कीजिए। ठीक। तो 40-50 क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आपको 40-50 क्वेश्चन जो मैंने हल कराया वो कितने आसानी से आप हल कर रहे हैं। जो लेक्चर मैंने बताया उस लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन थे सब। ठीक। चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो। ठीक। तो हमारा वैदिक काल का चैप्टर क्लोज हो गया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया है। अब हम वैदिक काल के आगे पोस्ट वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड या प्राक मौर्य काल, प्री मौर्य पीरियड या वैदिकोत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। तो आज हम वैदिकोत्तर के काल के बारे में पढ़ेंगे। और वैदिकोत्तर काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक एज। इसी को एक नाम और दिया जाता है जो प्राक मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। प्राक मौर्य काल का मतलब प्री मौर्य पीरियड। ठीक। तो मैं वैदिकोत्तर काल को बताने से पहले, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वैदिकोत्तर काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि वैदिकोत्तर काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। ठीक। क्या क्या पढ़ना है, पहले तो मैं आपको आज के लेक्चर में ही बताऊंगा। उसका एक सामान्य परिचय बताऊंगा कि वैदिकोत्तर काल में टोटल हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा जन, जनपद, महाजनपद, उससे लिंक करते 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 हम पहुंच जाएंगे शुंग कर्ण वंश मतलब आपको पूरा पूरा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पूरा लिंक करते हुए मैं आपको बताऊंगा। फिर इस बोर्ड पे मैं एक एक चीज, जो जितनी भी घटनाएं वैदिकोत्तर काल में घटी हैं, फिर एक एक घटनाओं को मैं उठाऊंगा। इसके बाद सब के बारे में बताऊंगा। ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, वैदिकोत्तर काल का एक परिचय बताऊंगा जिसमें क्या क्या पढ़ना है ये बताऊंगा, या कौन कौन सी घटनाएं वैदिकोत्तर काल में घटी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक। फिर मैं आपको एक जनरल फिनोमेना बताऊंगा कि जिससे आपको ये घटनाओं को याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक। फिर इसके बाद इन्हीं घटनाओं को एक एक करके बताऊंगा कि शुद्ध साहित्यों का विकास क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक। फिर तब मेरा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आइए हम वैदिकोत्तर काल का परिचय देखते हैं। ठीक। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, वैदिकोत्तर काल, वैदिकोत्तर काल या पोस्ट वैदिक एज, या इसी को कहेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक। या प्राक मौर्य, इसी को क्या कहते हैं, प्राक मौर्य काल या प्री मौर्य एज या प्री मौर्य पीरियड। ठीक। इसका काल क्या है? 600 बीसी से 300 बीसी। यानी कि इसका टाइम पीरियड, एक मोटी मोटा टाइम पीरियड क्या है? 600 बीसी से 300 बीसी। मैं आपको वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था ऐसे? ये मैंने आपको बताया था कि 1500 से 600, 1500 बीसी से 600 बीसी क्या था अपना? वैदिक काल था। ठीक। क्या था? वैदिक काल था। इसी 600 बीसी से आगे यहाँ 300 बीसी तक क्या हो जाएगा? ये पोस्ट वैदिक एज या वैदिकोत्तर काल। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक वैदिक काल, यहाँ से यहाँ तक वैदिकोत्तर काल या वैद या पोस्ट वैदिक एज, 600 बीसी से 300 बीसी। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वैदिकोत्तर काल ही प्राग मौर्य काल, 600 बीसी से 300 बीसी। ठीक। अब ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये नाम, अभी इधर मत देखिए, अभी इधर देखिए, ये नाम ही क्यों है वैदिकोत्तर काल? ये नाम ही इसका क्यों रखा गया वैदिकोत्तर? यानी कि वैदिक काल के बाद का काल, वैदिकोत्तर, वैदिक काल के उत्तर, यानी वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद। तो वैदिक काल के बाद क्या हो गया? पोस्ट वैदिक काल यानी वैदिकोत्तर काल। तो इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वैदिकोत्तर काल का मतलब कि वैदिक काल के बाद का काल, वैदिकोत्तर काल। एक चीज मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था?
वैदिक काल में उसको मैंने बताया था कि वैदिक काल में एक उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बताया था। तो उत्तर वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैदिकोत्तर काल का मतलब इस 1500 से 600 बीसी के बाद का काल ये हो गया, ठीक। लेकिन उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या है, इसी में, यानी वैदिक काल में ही बाद वाला, वैदिक काल में ही बाद वाला, ये लेटर वैदिक। ये क्या था, ऋग वैदिक 1000 बीसी मैंने डिवाइड किया था ना। तो वैदिकोत्तर काल आप समझिएगा कि वैदिकोत्तर काल इसका नाम क्यों है, क्योंकि वैदिक काल के बाद का काल है, ठीक। उसका टाइम पीरियड 600 बीसी से 300 बीसी। इसको उत्तर वैदिक काल मत समझ लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल तो वैदिक काल में ही है, लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक। ये क्या है, वैदिक काल में ही लेटर वैदिक काल है, ठीक। अब वैदिकोत्तर काल क्या है, वैदिक काल के बाद का काल ये है। तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नाम ही क्यों है। अच्छा, एक नाम और है, प्राक मौर्य काल, प्री मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य काल से पहले, मौर्य काल से पहले का काल क्या है वो, इसको क्या कहेंगे, इसको ये भी कहेंगे कि ये मौर्य काल से पहले का काल है। तो इसीलिए इसको प्री मौर्य पीरियड कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इस प्री मौर्य पीरियड के बाद जस्ट क्या आएगा, मौर्य काल आएगा, यानी कि वैदिकोत्तर काल के बाद क्या आएगा, मौर्य काल आएगा। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे। इसीलिए इसको क्या किया जाए, प्री मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य काल के पहले का पीरियड। वैदिकोत्तर काल कहिए या प्री मौर्य पीरियड कहिए या प्राक मौर्य काल कहिए, इन कुछ में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपको नाम स्पष्ट हो गया होगा कि नाम ही क्यों है, ठीक। टाइम पीरियड मैंने मोटी मोटा बता दिया, 600 बीसी से 300 बीसी, ठीक। अच्छा, वैदिकोत्तर काल में तमाम घटनाएं घटी, एक साथ तमाम घटनाएं घटी। पोस्ट वैदिक काल में एक साथ कई घटनाएं घटी, ठीक। तो आइए हम एक एक करके उसको लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटी और किस किस घटनाओं को हमको पढ़ना है। तो वैदिकोत्तर काल में पहली घटना तो ये है एक, कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि वैदिकोत्तर काल में तमाम घटनाएं घटी। तो तमाम घटनाएं यही है जो मैंने लिखा है। तो पहली देखते हैं कि ये सूत्र साहित्यों का विकास हुआ इसी समय, यानी इसी वैदिकोत्तर काल में ही सूत्र साहित्यों का विकास हुआ। तो सूत्र साहित्यों का विकास, इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्र साहित्य का मतलब होता है कि जो वैदिक साहित्य थे या जो वेद थे उन्हीं को सूत्र रूप में पिरोया गया। आप इतना जानिए, क्या वैदिक साहित्यों को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। वैदिक साहित्यों को सूत्र रूप में पिरोया गया, पिरोया गया। वैदिक साहित्यों को सूत्र रूप में पिरोया गया, वेदों को या वेदों को सूत्र रूप में पिरोया गया। तो एक घटना ये घटी इसी काल में, ठीक। इसी काल में महाकाव्यों की महाकाव्यों की रचना की शुरुआत हुई। महाकाव्य मतलब रामायण और महाभारत। मैंने आपको बताया था, क्या मैंने अभी आपको बताया कि इसी टाइम पीरियड में सूत्र साहित्यों का विकास हुआ। इसी टाइम पीरियड में महाकाव्यों की रचना महाकाव्यों की रचना होना शुरू हुई, संकलन होना शुरू हुआ, महाकाव्यों का संकलन होना शुरू हुआ। महाकाव्य मतलब रामायण और महाभारत, आर और यम, यानी कि रामायण और महाभारत का संकलन प्रारंभ हुआ। संकलन इसका मतलब इसका जो रचना तो बहुत समय लगा इसको होने में, लेकिन प्रारंभ जो है इसी काल में हुआ, वैदिकोत्तर काल में। मैंने आपको बताया था पीछे के लेक्चरों में, मैंने आपको बताया था कि पहले रामायण में क्या था। पहले रामायण में 6000 श्लोक था, फिर 12000 श्लोक हुआ,
फिर 24,000 श्लोक हुआ, जिसको हम चतुर्विंशति सहस्र संहिता कहते हैं। इसी तरह महाभारत में 8800 श्लोक था। 8800 के बाद फिर 24,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। भारत, महाभारत, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता, यानी कि देखिए रामायण का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, संकलन धीरे धीरे हो रहा है। महाभारत का भी संकलन धीरे धीरे हो रहा है। यानी कि इस वैदिकोत्तर काल में महाकाव्यों का संकलन प्रारंभ हुआ, और इनका संकलन लंबे समय तक हुआ। क्यों लंबे समय तक हुआ? क्योंकि पहले 6,000 श्लोक आए रामायण में, इसमें 8800 श्लोक आए। फिर धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और संकलन होता चला गया। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने? सूत्र साहित्यों का इसी समय विकास हुआ, इसका मतलब बता दिया क्या क्या हुआ। महाकाव्यों की रचना हुई, रामायण महाभारत, इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। इसी काल में महाजनपदों का उदय हुआ। कुल कितने महाजनपद थे? 16। इसी टाइम पीरियड में महाजनपदों का उदय हुआ। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा आगे। कुल 16 महाजनपद थे। उत्तर में कितने, उत्तर भारत में कितने थे, दक्षिण भारत में कितने थे, क्या था, कैसे था, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ पर ये जानिए कि इसी काल में महाजनपदों का उदय हुआ। कुल 16 महाजनपद थे। ठीक, इसी काल में विदेशी आक्रमण भी हुए। मतलब भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण वैदिकोत्तर काल में हुआ। डेरियस प्रथम, जो मैं आपको बताऊंगा कि पर्शियन आक्रमण, पर्शियन पर्शिया द्वारा आक्रमण किया गया, जिसमें डेरियस प्रथम था। और सिकंदर इसके बाद आएगा। सिकंदर मतलब इसी समय विदेशी आक्रमण भी हो रहा है, इसी टाइम पीरियड में। ठीक, डेरियस प्रथम, सिकंदर। ठीक, जैसे इस टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया 600 से 300 बीसी में डेरियस का आक्रमण होगा, और सिकंदर इसके बाद आएगा। सिकंदर आक्रमण कब करता है? जब मौर्य काल रहता है, माने इस काल के बाद सिकंदर आक्रमण करेगा। और इस अ, पहला विदेशी आक्रमण पर्शियन पर्शियन इन्वेजन या डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। तो क्या क्या मैंने आपको बताया? महाजनपद, विदेशी आक्रमण हो गए। इसी टाइम पीरियड में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इसी टाइम पीरियड में धार्मिक आंदोलन हुआ। तो धार्मिक आंदोलन का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसी टाइम पीरियड में आए। बौद्ध और जैन के अलावा सैकड़ों धर्म धर्म नए सैकड़ों नए धर्म आए। धार्मिक आंदोलन का मतलब जैसे बौद्ध जैन धर्म के अलावा सैकड़ों धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध और जैन धर्म ही था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा सैकड़ों धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक, तो ये धार्मिक आंदोलन हुए क्यों? मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, इस देखिए, लेटर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि तमाम पशुओं की बलि दी जा रही थी। पशु बलि दी जा रही थी, और इसी समय ये लोहा मिलने के कारण यहाँ कृषि क्रांति हुई, और कृषि क्रांति से पशुओं की समस्या उत्पन्न होने लगी। अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो वैश्य लोग मजबूत होंगे। तो जब वैश्य लोग मजबूत हुए तो उन्होंने क्या किया? ऋण देना चालू किया, ब्याज लेना शुरू कर दिया। इससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। ब्राह्मण वर्ग ने कहा कि तुम ऋण लेते हो, तुम ये करते हो। तो जब नए धर्म आएंगे तो वैसे लोग नए धर्म को सपोर्ट करने लगेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फल फूल रहा हूँ, किसी क्रांति से ऋण दे रहा हूँ, ब्याज ले रहा हूँ, और उसमें कोई अगर दखलंदाजी करेगा, कोई दूसरा मुझे सपोर्ट करेगा, तो मैं उसका साथ देने लगूंगा। तो वही हुआ, धार्मिक आंदोलन, नए नए धर्म आए तो उसका वैसे लोगों ने उसका सपोर्ट किया। ठीक, ये इसके बारे में मैं आपको, धार्मिक आंदोलन के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है बस। ठीक, तो धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और जैन के अलावा सैकड़ों धर्म थे। ठीक, अच्छा, अगला, द्रुति नगरीकरण। इसी समय द्रुति नगरीकरण हुआ। मतलब प्रथम कब, मैंने लिखा है तो प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो पॉज करके सोचिए कि प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, जिसका एक नाम मैंने आपको बताया था, प्रथम नगरी क्रांति।
इतने बड़े लेवल पे शहर नहीं थे। तो सबसे पहले क्या था प्रथम नगरीकरण? हड़प्पा सभ्यता है। उसी के कारण को हम क्या कहते हैं? प्रथम नगरी क्रांति। और दूसरी बार द्वितीय नगरीकरण कब होगा? इस पोस्ट वैदिक एज में। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको वैदिकोत्तर काल में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। और इस वैदिकोत्तर काल के बाद फिर मौर्य पीरियड आएगा। इसके बाद मैं आपको मौर्य काल बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ लिखा हूं ना, प्री मौर्य पीरियड, यानी मौर्य, इसके बाद मौर्य काल आएगा। ठीक। तो ये चीजें आपको, यही चीजें आपको पढ़नी है। अच्छा, पढ़ने का हमारा स्टाइल यही रहेगा। इसको मैं बताऊंगा, और इसको बताने से पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता, कैसी वो जो आदि मानव था उसका डेवलपमेंट होते होते कैसे ये वैदिकोत्तर काल आ गया, कैसे कैसे क्या था, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इस एक एक करके इन एक एक को उठाऊंगा। मैं ऐसा बताऊंगा कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से आप ये चीज़ें पूछिएगा तो ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे ही उठा के किताब पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़ने से नहीं, आपसे कोई पूछेगा तो आप 100% बता देंगे। मैं जो लेक्चर ये बता रहा हूँ, इंग्लिश लेक्चर को आपने अगर देख लिया तो आपसे यदि कोई पूछेगा तो आप तुरंत तर्द जवाब देंगे। ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से परिचय मैंने आपको बता दिया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।